जैसा कि मैंने आपसे इसके पहले जो मैंने वीडियो रिलीज किया था, यूट्यूब पे डाला था, मैंने उसमें आपसे एक प्रॉमिस किया था कि ज्योग्राफिकल थॉट पे जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं यूजीसी नेट के लिए जी छात्रों को जो महत्वपूर्ण है जो उनके लिए, वो मैं आपके सामने स्लाइड के रूप में या वीडियो के रूप में प्रस्तुत करूँगा। तो उसी क्रम में आज मैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत से लेकर के वर्तमान तक भारत और विश्व में भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम में किन किन अवधारणाओं का जन्म हुआ और भूगोल की समृद्ध विरासत में उनका क्या क्या योगदान रहा, एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते और एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र होने के नाते भूगोल के शिक्षक बनने के लिए हमें उन किन किन अवधारणाओं के बारे में जानना चाहिए और उन अवधारणाओं का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में और अपने एकेडमिक जीवन में कैसे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं अनिल कुमार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एवं हेड हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट डीएसएन कॉलेज उन्नाव में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्राचीन काल में भूगोल का विकास, और इसमें हम भारतीय भूगोल औपनिवेशिक इतिहासकारों की बात ही मानी जाए तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का कालक्रम 2750 BC माना है, यानी 2750 ईसा पूर्व। और इस आधार पर देखा जाए तो भारत का जो वैज्ञानिक ज्ञान की शुरुआत होती है, क्योंकि सिंधुकालीन सभ्यता समकालीन विश्व की सबसे उन्नत नागरीय सभ्यता थी। लिपि अपठनीय होने के कारण बहुत सारी बातें उस सभ्यता के बारे में हमें पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पे हमको पता है कि उनको माप की प्रणाली का ज्ञान था, उनको कपास का ज्ञान था, उनको खेती का ज्ञान था, उनको विभिन्न प्रदेशों से उनका व्यवहार, उनका व्यापार था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंधु सभ्यता के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं। फिर उसके बाद भारत में उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता 1500 BC से शुरू होती है 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता या ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जिसको बोलते हैं, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में हमें ऋग्वेद में विभिन्न ऋतुओं के बारे में पता चलता है। अभी हम स्लाइड पर चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल हमारा जो है 1000 BC से लेकर के द्वितीय नगरी क्रांति यानी मगध के या महाजनपदों के उदय तक माना जाता है। तो ये पूरा हमारा, और उसके बाद बौद्ध धर्म का विकास, यानी भारत का जो द्वितीय नगरी क्रांति जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ग्रीक कल्चर शुरू होता है, वहाँ से जिसे जो है हम व्यवस्थित विज्ञान की प्रणाली कहते हैं, ज्ञान का व्यवस्थित विकास बोलते हैं, वो 6ठी शताब्दी BC से शुरू होता है, जहाँ पर हमारे यहाँ द्वितीय नगरी क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पहले इसमें लाइन है कि भारतीय भूगोल धर्म पर आधारित था। तो ये जो धर्म था ये कोई कर्मकांड या पूजा पाठ का स्वरूप नहीं था। भारत में धर्म का मतलब है धारते इति धर्म, यानी जिसे धारण किया जाता है वह धर्म है। सामान्य जीवन में व्यक्ति के द्वारा जो भी आचरण किए जाते हैं पृथ्वी पर मानव के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, वो सभी धर्म का स्वरूप है, वो सब, वह हर एक क्रियाकलाप उसका धर्म है। इसके अतिरिक्त जो है यात्रियों के द्वारा किए गए वर्णन विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जानकारी के स्रोत हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत को दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में जानकारी थी, मध्य एशिया के बारे में जानकारी थी, मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता के काल से मेसोपोटामिया के बारे में भारतीयों को जानकारी थी, और भारतीयों को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोग्राफी के बारे में जानकारी थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और विश्व रचना जिसे हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं उसके बारे में भारतीयों को जानकारी थी। जो प्रमुख भूगोलविद या वैज्ञानिक थे जिसमें वाराहमिहिर हो गए, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आचार्य ब्रह्मपुत्र हो गए, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, वहीला, उत्पल, विजय और नंदी आदि विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान किया। ये सभी महत्वपूर्ण
गणितज्ञ थे, इसमें से कई बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे जिन्होंने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया। और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग भारतीय संदर्भ में सूर्य सिद्धांत के द्वारा किया गया। एक ग्रंथ है सूर्य ग्रंथ सिद्धांत। और पुराणों में भूगोल क्या है, खगोल क्या है एवं ज्योतिष शास्त्र ये हैं क्या, इनके मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया। प्राचीन भारतीय खगोलज्ञों ने 9 ग्रहों, समकालीन विश्व के हिसाब से देखा जाए तो भारतीयों को 9 ग्रहों, जिसमें वो सूर्य और चंद्रमा को भी सम्मिलित करते हैं, के बारे में जानकारी थी। बुध को हरे रंग का प्रतीक माना गया, शुक्र को सफेद रंग का प्रतीक माना गया, मंगल को लाल रंग का प्रतीक माना गया, बृहस्पति को पीला तथा शनि को काले रंग का प्रतीक माना गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथ्वी शब्द का प्रयोग वेदों और पुराणों में किया गया। पृथ्वी हमारे जो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो वाष्य ग्रह है, जहाँ पर हम सभी में कई बार किया गया। और ऐत्रेय ब्राह्मण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण। उसमें पृथ्वी को मंडलाकार, यानी मंडल का मतलब गोल आकार में बताया गया तथा कहा गया सूर्य ना तो उदय होता है और ना ही छिपता है, वरन दिन की समाप्ति पर यह दूसरी ओर चला जाता है। एक प्रकार से जो सूर्य और पृथ्वी की जो रोटेशन पावर है, जो पृथ्वी का घूर्णन शक्ति है, उसके बारे में इसमें कहा गया है। और समकालीन विश्व के अगर ज्ञान की पराकाष्ठा या ज्ञान के स्तर को देखा जाए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचार था, जिसमें जो है परोक्ष रूप से पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में बताया गया है। पुराणों में अक्षांशों और देशांतरों का संदर्भ मिलता है, अक्षांशों और देशांतरों का संदर्भ मिलता है। और अक्षांशों के आधार पर भारत में पहली बार पृथ्वी को अनेक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। भारतीय खगोलज्ञों को पता था कि विभिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय सूर्य अथवा चंद्रमा की आकाश की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता था। पुराणों में सबसे पहले भूकंप शब्द का प्रयोग किया गया, भूकंप शब्द का प्रयोग किया गया। और भारतीयों को भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी थी। जो तथ्यात्मक बिंदु है कि ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, जिसमें बसंत, ग्रीष्म, प्रोरुत या वर्षा ऋतु, शरद और हेमंत। जबकि जो है वाल्मीकि रामायण में इसमें एक नई ऋतु शिशिर ऋतु को जोड़ा गया। यानी ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और वाल्मीकि रामायण में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। तथ्यात्मक और कॉन्सेप्चुअल दोनों दृष्टिकोण से आपको ये जानना जरूरी है। और पौराणिक युग में भारतीय विद्वानों ने विश्व को 7 द्वीपों में प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। और उन 7 द्वीपों के नाम आपको भी आगे हम बताएंगे, ठीक है। और जिस द्वीप में हम रह रहे हैं यहाँ, यानी भारत जहाँ पर था, उसको जम्बूद्वीप कहा गया। और इस जम्बूद्वीप को 9 उपखंडों में अर्थात वर्ष में विभाजित किया गया। इसमें भारतवर्ष एक प्रमुख वर्ष है, इसमें भारतवर्ष एक प्रमुख वर्ष है। प्राचीन काल में भारतीयों को विषुव दिवस के बारे में बताया गया, इक्विनॉक्स जिसको हम बोलते हैं, इनके बारे में जानकारी थी। और आर्यभट्ट ने पहली बार, किसी भी विदेशी वैज्ञानिक से पहले, आर्यभट्ट ने पहली बार पृथ्वी को एक गोलाकार पिंड बताया। और पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई, जो कि वास्तविकता के सबसे निकट है। और उन्होंने चंद्रमा के ग्रहण का कारण या चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया है। और आर्यभट्ट के बाद दूसरे जो महत्वपूर्ण खगोलवेत्ता थे, उनका नाम था वाराहमिहिर। ये देखिए वाराहमिहिर, उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ की रचना की। तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था। ये 7 द्वीप हैं, जिसमें जम्बू द्वीप है, जिसमें भारतवर्ष उपस्थित है, लक्षद्वीप है, सालमली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शक द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। तो आपको मानचित्र के हिसाब से इनकी स्थिति देख करके कौन कौन से भूखंड किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, और एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है आपसे, या तो कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर इसको जो है मिलाने के लिए, क्योंकि इसी पे जो है एस एम अली ने बहुत अच्छी किताब लिखी है,
ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज, उन्होंने बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है। और इसी पे ये सवाल आपका बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा द्वीप कौन के अंतर्गत सम्मिलित है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि एक ग्रंथ है उसको लिखा। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के बहुत पहले जो है हमारे भूगोलविद वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने किया है। का मानना था कि पृथ्वी गोल है और प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। भास्कराचार्य एवं अन्य जो है विद्वानों ने पृथ्वी को 360 अंशों में विभाजित किया। 360 डिग्री में भारतीयों ने ही विभाजित किया। प्रत्येक अंश को 60 कला तथा प्रत्येक कला को 60 विकला, यानी कला जिसको हम मिनट बोलते हैं और विकला मतलब जिसको हम सेकंड बोलते हैं, में विभाजित किया। तो इस प्रकार काल का जो विभाजन है, समय का विभाजन है, उसकी शुरुआत भी भारत के द्वारा की गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6ठी शताब्दी यानी जब ग्रीक कल्चर की शुरुआत हुई थी, तो भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति का समय था और उसमें बहुत सारे महाजनपदों का और जनपदों का उदय हुआ था। तो ये जो जनपद और महाजनपद थे भारतीय संदर्भ में, ये भौगोलिक प्रदेश थे जिनमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता पाई जाती थी। इनको जनपद एवं महाजनपद कहा जाता था। तो आप देखते हैं कि भारतीयों की जो ज्ञान की परंपरा थी बहुत ही समृद्ध थी। और क्या कारण है कि भारतीय अपने इस ज्ञान की परंपरा को दुनिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए? इस पे बहस हो सकती है, इस पे विचार किए हो सकता है, लेकिन हमारा विषय नहीं। हमारा उद्देश्य है कि यूजीसी नेट और सीएसजीएम विश्वविद्यालय की जो बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है जिसे ज्योग्राफिकल थॉट, उसमें भौगोलिक चिंतन की अवधारणा को समझना और तथ्यात्मक रूप से जो भी जानकारी उसके बारे में हमको पता करना है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो चिरसम्मत वैज्ञानिक काल जिसको बोलते हैं, जिसे ग्रीक और रोमन कल्चर बोलते हैं। तो भूगोल के विकास का जो स्थापित जो विभाजन है उसको शास्त्रीय काल या क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। और ये लगभग 600 बीसी से लेकर के 30वीं शताब्दी तक, मैंने अपनी क्लासिफिकेशन में 4ठी शताब्दी तक, 3री 4थी शताब्दी तक इसको रखा जा सकता है। और इस का रोमन इनको सम्मिलित किया जाता है, भूगोलवेत्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। और भौगोलिक अध्ययन के विकास में सम्मत तथा चिरसम्मत काल का 2 बार प्रयोग किया गया। पहला है प्रथम शास्त्रीय काल या प्राचीन चिरसम्मत काल बोलते हैं, जो 600 से लेकर के 300 ईस्वी तक चलता रहता है। और दूसरा जो है उसे जो है द्वितीय या क्या बोलते हैं आधुनिक चिरसम्मत काल बोलते हैं, जिसमें जो है हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर का जो समय है, जिसको भूगोल में छायावाद की भी संज्ञा दी जाती है, रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। उनके समय को भी जो है द्वितीय चिरसम्मत काल या आधुनिक चिरसम्मत काल की जो है रचना कही जाती है। और इसी में जो है रिजले महोदय ने जो है फ्रेडरिक रेटजेल का जो समय है, रेटजेल का, उसको भी जो है आधुनिक भारत के क्या बोलते हैं आधुनिक चिरसम्मत काल में सम्मिलित किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुराणों में संपूर्ण विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। जो जम्बूद्वीप था, ये जो पूरा एरिया था ये जम्बूद्वीप था, और भारतवर्ष जो है उसका एक भूखंड था। जो पूर्वी एशिया का क्षेत्र था उसे पुष्कर द्वीप के रूप में सम्मिलित किया गया, उसको पुष्कर द्वीप के नाम से अभिहित किया गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र था इसको शक द्वीप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यूरोप और पूर्वी यूरोप को क्रॉन्च द्वीप के रूप में विभाजित किया गया, उसको क्रॉन्च द्वीप की संज्ञा दी गई। अरब जो क्षेत्र था उसको कुश द्वीप की संज्ञा दी गई। अफ्रीका का जो इंटीरियर पार्ट था
उसको लक्षद्वीप की संज्ञा दी गई, लक्षद्वीप की संज्ञा दी गई। और जो पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र था और पूर्वी अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र था, ये पूरा एरिया, ये इसको जो है सालमली द्वीप की संज्ञा दी गई। तो मेरा ये आपको मानचित्र दिखाने का मतलब यही था, तात्पर्य यही था कि आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय भूगोल की विशेषता है, और आपको इसको मैप के साथ हिसाब से जैसे भी आप इसको तैयार करना चाहें इसको आप तैयार कीजिएगा, और जिससे कि आपको जो है परीक्षा के समय आपको दिक्कत ना हो, आपको अध्ययन की सुविधा हो और आपको जो है प्रश्नों को आराम से कर सकें। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शुरुआत हम लोग यूनानी भूगोलविद्ताओं के योगदान से करते हैं। और जैसा आप स्लाइड में देख, ये पूरा कालखंड यूनान का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसे एंशिएंट क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को, समय काल को। और भूगोल का नामकरण और उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय यूनान वासियों को है। निश्चित रूप से उनका जो योगदान उसको किसी प्रकार से जो है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। यूनानियों ने भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कह सकते हैं। और इन्होंने खगोल विद्या, क्योंकि यूनान के जो तट हुआ करते थे उस समय भी जो है आकाश वहाँ पे बिल्कुल साफ हुआ करता था, और गणितीय भूगोल के क्षेत्र में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 5वीं सेंचुरी बीसी में जो है अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण एक शहर था मिलेटस। जो नए छात्र थोड़ा उनको बता दें कि यूनान जो वर्तमान में इटली का क्षेत्र है, पुराने जमाने में इटली के पश्चिम में जब आपने एक देश सुना होगा ग्रीस वर्तमान जिसको बोलते हैं, अभी 4-5 साल पहले अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन के कारण बड़ा चर्चा में था। तो एजियन सागर के तट का जो क्षेत्र था उसे यूनान या ग्रीक कहा जाता था, और कई सारी बस्तियों का समूह था। और यहाँ पर जो नगर था मिलेटस, और जो काला सागर था उस समय उसको युगजियन सागर कहा जाता था, और वहाँ की जो बस्तियाँ थी भौगोलिक अनुसंधान एवं अन्वेषण के मुख्य केंद्र थी। अलेक्जेंड्रिया जिसे सिकंदरिया कहा जाता था, वहाँ पे संग्रहालय थे और पुस्तकालय थे, जिससे जो है यूनानी जो विद्वान थे उनको प्रकृति के जो अज्ञात रहस्य थे, विभिन्न स्थानों के बारे में जानना, मनुष्यों के बारे में जानना, इनके बारे में अधिक से अधिक जानने की प्रेरणा मिली। और इसी पुस्तकालय में इरेटोस्थनीज एवं हिप्पार्कस द्वारा पृथ्वी के परत के मापने एवं पृथ्वी के आकृति के संदर्भ में वैज्ञानिक अवलोकन किए गए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भूगोल ही नहीं, विज्ञान की अन्य जो शाखाएं हैं उनको व्यवस्थित रूप से स्थापित करने में यूनानी भूगोलवेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान था। उसके 2-3 कारण आपने देखे कि पहला तो प्रकृति के साथ इनका निकटतम और प्रत्यक्ष संपर्क था। भौगोलिक स्थिति इनकी दुरूह थी, आसमान साफ खुले रहते थे, साथ ही साथ साहित्यिक और जो पुस्तकालयों की स्थापना हुई थी अलेक्जेंड्रिया में, उसने जो है वैज्ञानिक विचारों और ज्ञान की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और उसने एक प्रकार से पुशिंग फैक्टर के रूप में काम किया। और यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल सहित ज्ञान की अन्य शाखाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुरुआत हम लोग होमर से कहते हैं। सबसे पुराना कालक्रम है होमर का। इनका कालक्रम 900 बीसी माना जाता है। इनकी 2 उपन्यास क्या बोलते हैं महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें अलग अलग जगह की जो है स्थानों की जो है भौगोलिक वर्णन किया गया है। और होमर का मान्यता कि पृथ्वी का आकार गोल है और चारों ओर सागर सटीकता से घिरा हुआ है, और आकाश लंबे लंबे जो है खंभों पर टिका हुआ है। उनका मानना था कि सूरज सागर सटीकता से निकलता है और उसी में विलीन हो जाता है, अस्त हो जाता है। और होमर के बारे में जो इसने 4 प्रकार की हवाएं बताई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो बोरस थी वो उत्तरी पवन थी, नोटस थी वो दक्षिणी पवन थी। ये देखिए, बोरस उत्तरी पवन थी, नोटस दक्षिणी पवन थी, ह्यूरस इनकी पूर्वी पवन थी,
यानी पूर्व से आने वाली जो हवा थी उसको उन्होंने यूरस कहा, और जेफरस जो है पश्चिमी पवन थी, और उन्होंने इनकी विशेषताओं का भी वर्णन किया है। तो आपको इन चारों पवनों के बारे में जानना जरूरी है। होमर का जो इलियड ओडिसी था उसमें उत्तरी ध्रुव का भी वर्णन किया गया है, और एक प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ साहित्य में भी जो है, जो लैटिन लिटरेचर है उसमें इनकी जो दो महाकाव्य इलियड और ओडिसी महत्वपूर्ण जो है रचनाओं के रूप में स्थापित है। अगला जो नाम हमारे पास आता है उसको थेल्स बोलते हैं, थेलीज भी कुछ लोग इसको कहते हैं, और इनका समय क्रम था 700 बीसी, और इन्हें आयोनियन दर्शन का संस्थापक कहा जाता है, या आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। दर्शन की एक शाखा है, उसे जो है आयोनियन फिलॉसफी को बोलते हैं, और उन्हें जो है आयोनियन फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो नाम कैकियस महोदय ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था जेस पेरियाडस, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। और पृथ्वी का सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत कारण के कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, भूगोल का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो भी आदिवासित विश्व था उस समय का, जहाँ पर मानव निवास था, उसका सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, और बाद में इस पुस्तक को जो है पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। और हिकैटियस के समय में जो कैस्पियन सागर है वर्तमान में, उस कैस्पियन सागर को हिरकैनियंस यानी हिरकैनियन सागर के रूप में भी जाना जाता था। तो ये तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हिकैटियस की पुस्तक का नाम जेस पेरियाडस, और इनकी पुस्तक को पेरिप्लस भी कहा जाता था, और हिकैटियस के समय में कैस्पियन सागर को हिरकैनियंस कहा जाता था। उसके बाद जो अगला व्यक्ति हैं उनका नाम है हेरोडोटस, और हेरोडोटस के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनको इतिहास का पिता कहा जाता था। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि समस्त इतिहास का अध्ययन भूगोल की तरह और समस्त भूगोल का अध्ययन इतिहास की तरह करना चाहिए। तो इतिहास और भूगोल के मध्य जो एसिमिलेशन है, एक जो संबंध की स्थापना की है, एक ब्रिज बनाया है, वो हेरोडोटस महोदय ने किया है। और कुछ इनकी तथ्यात्मक चीजें इनके बारे में है, जैसे इन्होंने नील नदी का जो डेल्टा है उसके निर्माण का साकारण वर्णन प्रस्तुत किया है, कि नील नदी के डेल्टा का वर्णन किया है और वो किस प्रकार बना उसका साकारण वर्णन इन्होंने किया है। फिर मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने बताया था कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टिकोण से और समस्त भूगोल के इतिहास की तरह व्यवहार बनाना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु ये कि पहले विद्वान थे ये जिन्होंने विश्व पर याम्योत्तर यानी देशांतर रेखाओं को खींचने का प्रयास किया, मेरिडियन लाइंस का खींचने का प्रयास किया। तो पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना, पहले विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। उसके पहले लोग जो है इसको बाह्य सागर के रूप में, क्योंकि इसके पहले हिकैटियस के पहले जो भूगोलवेत्ता है उसको उत्तरी सागर की एक भुजा मानते थे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे पहले जो है इन्होंने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने तापमान एवं पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया और पहली बार विश्व को 3 महाद्वीपों में यूरोप, एशिया एवं लीबिया जिसे अफ्रीका कहा जाता था में विभाजित किया, और ऐसा करने वाले विश्व के प्रथम विद्वान थे। हेरोडोटस के लेखों से ज्ञात होता है कि जो है अगर किसी देश या किसी राष्ट्र की जीवन शैली को समझना है तो उसका उस देश के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो है वातावरण निश्चयवाद का या वातावरणवाद का जनक भी माना जाता है। यूनानी दर्शन में अगला बहुत महत्वपूर्ण नाम है दिया जाता है प्लेटो। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक वस्तु जो है पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और इसी आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की आकृति चपटी नहीं है बल्कि क्या है, गोलाकार है या वलयाकार है, वलय के आकार का है ये पृथ्वी है। इन्होंने भू केंद्रित सिद्धांत पर, यानी इन्होंने बनाया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है
पृथ्वी है और सूर्य समस्त जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि निकोलस कॉपरनिकस यानी 17वीं शताब्दी तक उनके इसी विचार को मान्यता मिलती रही, जो कि सही नहीं था, लेकिन समकालीन विश्व में इन्होंने जो है एक वैज्ञानिक विचार दिया था। अगला नाम है अरस्तु का। अरस्तु ने जो है ब्रह्मांड वर्णन, जिसे ट्रेटाइज ऑन द हेवन कहा जाता है, और जलवायु विज्ञान, इन्हें जलवायु विज्ञान का जनक माना जाता है। और महत्वपूर्ण ये है कि नियतिवाद के समर्थक थे। और पृथ्वी को जो 3 कटिबंध हम देखते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, उसमें विभाजित करने का श्रेय अरस्तु महोदय को जाता है। ये नियतिवाद के समर्थक थे, प्राकृतिक निश्चयवाद के समर्थक थे। अगला जो भूगोल के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो नाम है इरेटोस्थनीज का। इनका समय था 276 बीसी से 194 बीसी। और भूगोल को एक अध्ययन की अलग इकाई के रूप में जिन्होंने स्थापित किया, अध्ययन करने पर बल दिया, उनका नाम इरेटोस्थनीज था। इसलिए इनको भूगोल का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, या भूगोल का संस्थापक जो है इरेटोस्थनीज महोदय को माना जाता है। और इन्होंने तत्कालीन ज्ञात पृथ्वी पर 5 कटिबंधों का विभाजन किया, 1 उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण तथा 2 शीत कटिबंध। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले न्यूबियंस एक जनजाति होती है, उनका उल्लेख करने वाले जो है प्रथम विद्वान इरेटोस्थनीज थे। और वो पहले विद्वान थे, जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा की लंबाई या पृथ्वी की परिधि मापने वाले जो है पहले विद्वान थे, जिन्होंने एक यंत्र था नोमोन, उसकी सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। इन्होंने नोमोन यंत्र की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। और उन्होंने पृथ्वी की परिधि 25,000 मील बताई, और जो कि वस्तुनिष्ठ या वास्तविकता के काफ़ी निकट है। उस समय उनकी जो किताब थी, उन्होंने उस किताब में जो वास योग्य विश्व था, जहाँ पर लोग रहने वाले या मनुष्यों के रहने लायक स्थान था, उसको एक्यूमेन कहा गया। पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को भी मापने का इन्होंने प्रयास किया। इनकी जो पुस्तक है ज्योग्राफिया, उन्होंने इसकी रचना की, और इसी ज्योग्राफिया के नाम पर जो है इसी पुस्तक में भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया गया। गणितीय भूगोल के बहुत बड़े योगदान, भूगोलवेत्ता थे, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने अलेक्जेंड्रिया, यानी जिसे सिकंदरिया कहा जाता था, वहाँ पर प्रेक्षण किया, और कुछ इसकी तकनीकी गलतियाँ के कारण जो है बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पाया, और उन्होंने पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः जो है गोलाकार माना। तो कॉन्सेप्ट के लेवल से जितनी चीज़ें इरेटोस्थनीज ने कही हैं, आपको हर बिंदु को अपने दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें उन्होंने कही हैं और ये चीज़ें सही थी, और यहाँ पर उनके साथ कुछ तकनीकी गलतियों के कारण वो जो है पूर्णतः शुद्ध प्रेक्षण उनका नहीं हो पाया। इरेटोस्थनीज के बाद जो महत्वपूर्ण नाम है वो हिपार्कस महोदय का योगदान ये है कि इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से विश्व को सबसे पहले क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया, जिसको क्लाइमाटा उन्होंने शब्द का नाम दिया। और अक्षांश और देशांतर की रेखा जाल के आधार पर विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने का श्रेय जो है हिपार्कस महोदय को जाता है। हिपार्कस पहले विद्वान थे जिन्होंने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया, 360 अंश में विभाजित किया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बृहत वृत्त बताया। इन्होंने विषुवत रेखा एवं दिशांतर रेखाओं को बृहत वृत्त बताया, तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निश्चित करने के लिए एक एस्ट्रोलेब का आविष्कार किया। एक यंत्र था एस्ट्रोलेब, जो कि नोमोन की तुलना में अधिक उपयोगी है। तो अगर आपसे कहीं पूछा था कि एस्ट्रोलेब का किसने आविष्कार किया, तो एस्ट्रोलेब का आविष्कार हिपार्कस महोदय ने किया। इन्होंने 3D मॉडल को जो है 2D मॉडल में परिवर्तित किया, तथा प्रक्षेप बनाने की योजना जो प्रस्तुत की वो इन्होंने प्रस्तुत किया। और 2 प्रक्षेप महत्वपूर्ण, एक लंब रेखीय प्रक्षेप
और दूसरा जो है समरूपी प्रक्षेप, इन दो प्रक्षेपों की खोज भी, रचना भी इन्होंने की। पोसिडोनियस ने एक किताब लिखी, उसके बाद जो अगला नाम आता है पोसिडोनियस महोदय का, 135 से 50 बीसी के मध्य द ओशियन नाम की पुस्तक लिखी, और इनको जो है सागरी विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। और उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि न्यू मून के दिन सूर्य और चंद्रमा एक सी में होते हैं, तथा पूर्ण चंद्रमा यानी फुल मून के दिन आने वाले ज्वार दीर्घ ज्वार होते हैं, तथा प्रथम व अंतिम चतुर्थांश के नीचे में सर्वाधिक नीचे ज्वार तथा लघु ज्वार आते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं, ज्वार के संदर्भ में जो अवधारणाएं थी पोसिडोनियस महोदय ने प्रस्तुत की, क्योंकि वो समुद्र विज्ञान के एक्सपर्ट थे, और भौतिक भूगोल को तर्कसंगत दृष्टि से प्रस्तुत करने के कारण जो है, विकसित करने के कारण उन्हें भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अगर एंशिएंट क्लासिकल पीरियड में किसी को फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है तो पोसिडोनियस महोदय हैं, और सागरों की गहराई ज्ञात करने वाले पहले विश्व के विद्वान थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सागरों की गहराई को ज्ञात करने के वाले विश्व के वह सबसे पहले विद्वान थे। और महत्वपूर्ण तथ्य कि ग्रीक मेथोडोलॉजी में थेल्स, एनेक्जिमेंडर एवं अरस्तु द्वारा जो है गणितीय भूगोल का विकास किया गया, किंतु इसको चरम में पहुंचाने का श्रेय जो है वो इरेटोस्थनीज महोदय को जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि सर्वप्रथम यूनानी ही थे जिन्होंने रेखा जाल के आधार पर, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व के मानचित्र बनाने का कार्य किया। और प्लेटो के सहयोगी थे पोन्टिकस ने पहली बार इस बात को सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बार पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को निर्धारित किया पोन्टिकस ने, जो कि कौन थे, प्लेटो के सहयोगी थे। अरस्तु ने पृथ्वी की जो गोलाभ यानी गोलीय आकृति है उसके संदर्भ में दो तर्क दिए। पहला उन्होंने तर्क दिया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु के केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति नियम होती है। और दूसरा उन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण के समय में जो चंद्रमा की पृथ्वी पर तल पर पड़ती है, वो छाया जो पड़ती है, उससे भी स्पष्ट होता है कि पृथ्वी जो है गोलाभ है। तो दो तर्क इन्होंने दिए, आप इन तर्कों को ध्यान से पढ़िएगा। और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जो है जो समानांतर रेखा खींची थी, पैरेलल खींची थी, वो हरक्यूलिस के पिलर से लेकर के भारत के छोर तक खींची थी। तो ये एक तथ्यात्मक जानकारी है, आपको आप ध्यान में रखिएगा इसको। प्लेटो ने एक जो है सिद्धांतों के निर्माण में सामान्य से विशिष्ट की ओर एक तर्क प्रस्तुत किए, इसे निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। और अरस्तु ने विशिष्ट से सामान्य की ओर पद्धति की ओर तर्क दिए, इसे आगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। तो आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति पे आपको याद रखना है कि प्लेटो की जो पद्धति है वो निगमनात्मक पद्धति है, और अरस्तु की जो पद्धति है वो आगमनात्मक पद्धति है। यूनानियों ने विश्व को 3 कटिबंधों में विभाजित किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तापमान और अधिवास के मध्य जो है, मानव अधिवास के मध्य संबंध स्थापित किया। अरस्तु ने यह भी बताया कि जो है विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक तापमान एवं ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंडे होने के कारण जो है मानव अधिवास के अनुकूल नहीं है। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ना अधिक तापमान होता है ना अधिक जो ठंडी होती है, वहाँ पर मानव अधिवास होता है। भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में इन्होंने बताया कि जब भूगर्भ की गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उस प्रक्रिया के कारण जो है ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक विद्वान थे थियोकेटस, उन्होंने जलवायु और वनस्पति के मध्य जो है संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। और पाइथागोरस, आपको पाइथागोरस का प्रमेय याद होगा। पाइथागोरस ने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया। पाइथागोरस प्रमेय भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको, लेकिन भूगोल के संदर्भ में इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। अब हम लोग जिस विषय पर चर्चा करें, महामारी में बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ देश है,
इटली का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पुराने ज़माने में रोमन सभ्यता के नाम से जाना जाता था, और यूनानी साम्राज्य के पश्चात जो है रोमन साम्राज्य का उत्थान हुआ, और विज्ञान में थोड़ी इनकी रुचि कम हुई, और उसके बाद जो है यूनानी विद्वानों की विज्ञान में रुचि कम होती गई, और वो जो विज्ञान की एक परंपरा थी वो धीरे धीरे रोमन साम्राज्य को ट्रांसफर होती गई। और रोमन एक साम्राज्य था, सम्राट ऑगस्टस जिनको बोलते हैं, उनके एज में रोमन का जो भूगोल संबंधी ज्ञान था, वैज्ञानिक ज्ञान था, वो अपने चरम पर था, और इन्होंने ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि जो यूनानी विद्वान थे या जो यूनानी विचारक थे, उन्होंने गणितीय और प्राकृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में अपना विशेष योगदान दिया, मानचित्र विज्ञान में अपना योगदान दिया, लेकिन जो रोमन भूगोलवेत्ता थे उन्होंने प्रादेशिक और ऐतिहासिक भूगोल में अपना योगदान किया। स्ट्रैबो ने प्रादेशिक और ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए, कि अन्य विचारक जैसे पोलिबियस हो गए, पोसिडोनियस हो गए आदि ने जो है भौतिक भूगोल में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उनका जो मेन विद्वान है उनका योगदान देखते हैं। स्ट्रैबो ये 63 BC से लेकर के 24 AD तक इनका समय था, और उन्होंने तत्कालीन ज्ञात विश्व पर 17 पुस्तकों की एक ग्रंथमाला जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित किया, उसमें संकलित किया, और पूरे विश्व का जो तत्कालीन विश्व था भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास किया, और इसे स्ट्रैबो की ज्योग्राफी, उस किताब का नाम था ज्योग्राफी ऑफ द स्ट्रैबो की ज्योग्राफी। और जो भी हमें जानकारी मिलती है वो स्ट्रैबो की ज्योग्राफी पर ही आधारित है, क्योंकि जितनी भी पुरानी किताबें हैं सब जो है और विलुप्त हो गई हैं। स्ट्रैबो ने 43 ग्रंथों की रचना की, जिसे हिस्टोरिकल मेमोरीज के रूप से जाना जाता है, हिस्टोरिकल मेमोर्स या हिस्टोरिकल मेमोरीज के रूप से जाना जाता है। और पहले विद्वान थे जिन्होंने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध और उसकी चारों शाखाओं, भौतिक, गणितीय, राजनीतिक, ऐतिहासिक के संदर्भ में लिखा। तो स्ट्रैबो एक विकसित भौगोलिक परंपरा के विद्वान थे, और ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बाकी चीज़ें आपने स्लाइड पे देखी ही, एक बार इसको फिर से ध्यान से पढ़िएगा। जो अगला युग सम्मान के साथ लिया जाता है टॉलमी का समय 90 AD से 168 AD था, और इनका काम गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, सामान्य भूगोल में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है नाम है उसका नाम अल्माजिस्ट, और अल्माजिस्ट जो है गणित एवं खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अल्माजिस्ट के अलावा इन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें जियोग्राफी या सिंटैक्सिस, जियोग्राफिक सिंटैक्सिस, आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है। आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, एनालेमा तथा जियोग्राफिया। जियोग्राफिया इसके पहले एराटोस्थेनीज महोदय ने भी लिखी है। महत्वपूर्ण योगदान इनका प्रक्षेपों के निर्माण में है, और इन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेप तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय प्रक्षेपों का प्रयोग किया। तो आपको ये याद रखना है कि शंक्वाकार प्रक्षेप और 3 डायमेंशनल प्रक्षेपों का जो प्रयोग सबसे पहले किया तो वो किया टॉलमी महोदय ने, और सर्वप्रथम प्रक्षेप के संदर्भ में, मानचित्र प्रक्षेपों के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर शब्दों का जो प्रयोग किया वो टॉलमी महोदय ने ही किया। अक्षांश और देशांतर शब्दों का जो प्रयोग किया सबसे पहले टॉलमी महोदय ने ही किया। इन्हें कुछ लोग साहित्यिक चोर, प्लेजराइजिस्ट भी बोलते हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरिनस ऑफ टायर और हिप्पार्कस के कार्यों का परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया, ना कि जो है जस के तस उसको उतारा। टॉलमी की बहुत परिभाषा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वो कहते हैं कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है या भूगोल वह विज्ञान है
जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। वो कहते हैं कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में, स्वर्ग की झलक पृथ्वी में देखता है। भूगोल वह अभामय विज्ञान है जो स्वर्ग की झलक पृथ्वी पर जो देखता है, और इनका मुख्य उद्देश्य था खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र का सुधार करना। शंकु प्रक्षेप पर इन्होंने जो है विश्व का मानचित्र बनाया, और पहली बार इन्होंने जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र, आपको ये याद रखना है कि पहले विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया है, इसके मानचित्र का निर्माण किया है। और विश्व के मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन प्रस्तुत किया है। उन्होंने विषुवत रेखा एवं अक्षांश वृत्त को समानांतर वृत्त चक्र की सहायता से प्रदर्शित किया है तथा देशांतर रेखाओं को सीधी रेखाओं के द्वारा, यानी विषुवत रेखाओं को जो है समांतर वृत्त चक्र के माध्यम तथा देशांतर रेखाओं को सीधी रेखाओं के द्वारा। और ये जितनी भी सीधी रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा को समकोण पर काटती थी, जो समांतर प्रक्षेपों में आज के दिखाई पड़ता है। पहले विद्वान थे जिन्होंने वोल्गा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उसे अपने मानचित्र पर अंकित किया। तो देखिए वोल्गा नदी की जानकारी अपने मानचित्र पर अंकित किया। सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी का अंकन भी मानचित्र में करने वाले पहले व्यक्ति थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों का उद्गम जो है इन्होंने हिमालय से दिखाया, और इन्होंने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की, यानी जो दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप अंटार्कटिका, उसकी कॉन्सेप्ट भी इन्होंने की थी, जिसे बाद में कैप्टन कुक ने खोज करके निकाला था। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा इनका योगदान था। इन्होंने एक इमागो मुंडी या संसार के मानचित्र का निर्माण किया, जो आगामी कई शताब्दियों तक भौगोलिक जगत में मांग रहा। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फैक्चुअल बातें हैं टालवी के बारे में आपको बिल्कुल याद रखनी है, इनकी बुक्स का नाम, जो जो चीज़ों की इन्होंने खोज की और मानचित्र जिस आधार पर बनाया, ये आपको याद रखना है। सबसे लास्ट में हम लोग जो सबसे अंतिम रोमन भूगोलवेत्ता है, इनका जो समय है कालक्रम है 335 एडी से 391 एडी, और इनकी जो पुस्तकें हैं वो 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। पहले खंड का नाम कॉस्मोग्राफी तथा दूसरे खंड का नाम डी कोरोग्राफिया के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक ज्ञान के विकास के दृष्टि से जो है इनका टालमी का जो समय था चरम बिंदु था, और इसका उपयोग जो है यूनानी और रोमन लोगों ने प्रस्तुत किया। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो यूनानी और रोमन साम्राज्य के जो वैज्ञानिक थे, भूगोलविद थे, उनका समय भौगोलिक दृष्टिकोण से विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, गणितीय भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल के लिए जो है चरम काल माना जाता है, उपलब्धि का जो है महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो आप जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे फैक्चुअल देखी हैं, उन सबको आप नोट करके अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि बेहतर तरीके से जो है जब परीक्षा में एक प्रश्न आए तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो और आप प्रश्न को अच्छे से कर सकें। थैंक यू।